सो हेलो क्लास, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फोर्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस इतना इतना प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको बोल रहा है एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, इसके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। अब मेरे को इसके बीच का फोर्स निकालना है। एक के ऊपर मेरे को दिया है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दूसरे के ऊपर दिया मेरे को 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। कूलम्स लॉ याद करो, मैंने बताया आपको F = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय RS। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, रट के रखना है। 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻7, Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻7। डिस्टेंस माइंडेड 30 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30/100 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं फर्दर। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6 इंटू 10⁻14 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9। ये 10 का स्क्वायर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में इसलिए ऊपर जाएगा, तो 9 से 9 कट, 6 इंटू अभी 9 + 2 11 -14 10⁻³ मीटर। ये मेरा आंसर है। क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव, इसलिए फोर्स का बिहेवियर या नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 आया समझ में? एकदम इजी है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ें। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्फीयर दिया है हमको। ठीक है, वैल्यू दे दिया फोर्स की मुझे अभी। क्या वैल्यू दे दिया मेरे को फोर्स की? पहले पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या है, दूसरा पूछ रहा है कि दूसरे की वजह से पहले पे लगने वाला फोर्स पहले की वजह से दूसरे पे लगने वाले फोर्स के बराबर है कि नहीं है। ये दो चीजें मुझसे पूछी जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे दिया मेरे को, चार्ज की वैल्यू दे दिया। सबसे पहले मेरे को क्या पूछ रहा है बेटा? डिस्टेंस पूछ रहा है। दूसरी बात क्या पूछ रहा है मेरे से? दूसरी बात ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या है। चलिए इसको भी बनाते हैं अब हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को? 0.5 माइक्रो मतलब होता है -6 कूलम। दूसरा एक दिया मेरे को 0.8 इंटू 10⁻⁻6, लेकिन ये माइनस है कूलम। डिस्टेंस पता नहीं, फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन। सबसे पहले मेरे को डिस्टेंस निकालना है Q1 और Q2 के बीच में। तो कूलम्स लॉ अगर मैं लगाता हूँ F = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय d का स्क्वायर। मुझे d पूछ रहा है तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, d² = 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय F। ये माइनस साइन से
उसका नेचर बताने के लिए मैं यहाँ माइनस यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं वैल्यू लिखूँ 9 इंटू 10⁹। Q1 कितना है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 0.2। तो 0.2 से 0.8 को काटता हूँ तो यहाँ पे कितना आता है 4। ये लेकिन क्या दिया है 0.4, 0.4 को 4 में कन्वर्ट करना है तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 4/10 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 और -6 कितना हो गया 10⁻12। ये 10 से 10⁹ दिया तो कितना बचा 10⁸8। d स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁸8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻12। फिर ये 8 और -12 को अगर मैं लूँ तो 9 को मैं क्या लिख रहा हूँ 3 इंटू 3, ध्यान से देखो 10⁻⁻4 इंटू 4 इंटू 4। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ d स्क्वायर है, d इंटू डी। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 2 3 में से इसमें से एक 3 निकला, इसमें से एक 4 निकला, 10⁻⁻4 का आधा कितना निकला 10⁻⁻2। तो कितना आ गया फिर 12 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर। उसका पार्ट बी जो पूछ रहा था तो Q1 और Q2, Q1 पे अगर फोर्स F1 लग रहा है और Q2 पे अगर F2, तो F1 इज इक्वल टू क्या होता है F2। तो दूसरे पे भी कितना फोर्स लग रहा होगा जो पहले पे लग रहा था, दैट इज 0.2 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं अब हम लोग एनसीईआरटी की बुक लेकर ही बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम जो है छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसने दिया है तो चलो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपसे के स्क्वायर जी अपॉन एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस, ठीक है। व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, तो रेशियो क्या सिग्निफाई करता है ये बताइए। तो इसको हम पहले तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 के स्क्वायर जी अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस, चेक करना है इसको, ठीक है। और फिर इसका क्या रेशियो सिग्निफाई करता है ये आपको बताना है। चलिए तो इसको समझते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है अगर दो पार्टिकल हैं M1 और M2 जिसपे चार्ज है Q1 और Q2, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, क्या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होती है क्या G M1 M2 बाय R का स्क्वायर, अगर उनके बीच में डिस्टेंस R होती है। एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है क्या K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यस और नो। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय G M1 M2 बाय R स्क्वायर। दोनों को काटा तो ये क्या आ गया K Q स्क्वायर बाय G M स्क्वायर। ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, फोर्स बाय फोर्स इज व्हाट डायमेंशनलेस। याद रखना है इस चीज को, बस इसमें यही 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि के क्यू स्क्वायर बाय जी एम स्क्वायर क्या है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर आप वैल्यू पुट करोगे दोनों के ऊपर में, वैल्यू कैसे पुट करना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, मतलब Q1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19, Q2 चार्ज ऑन प्रोटॉन इट इज अगेन 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन की वजह से
m1 mass of electron 9.1 into 10 to power minus 31, m2 mass of proton 1.67 into 10 to power minus 27. When you put all these things, g की वैल्यू हमको पता है 6.67 into 10 की power minus 11, k की वैल्यू मेरे को पता है 9 into 10 की power 9. When I put all these things, तो अगर मेरे को पूछा है k स्क्वायर बाय g m e m p, सब वैल्यू पुट करने के बाद आई एम सेविंग टाइम, आप घर पे कर सकते हो, 2.3 into 10 की पावर 39. लेकिन ये तो किस चीज का रेशियो बेटा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन फोर्स ऑफ ग्रेविटी. 10 की पावर 39 मतलब बहुत बड़ा है. F is very very large than F G. ठीक है क्या? Force due to electrostatics is much stronger. आपने 11th क्लास में पढ़ा था, stronger than gravitational force. इसका बस यही सिग्निफिकेंस है. आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहे हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा. ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ. एक्सप्लेन हाउ इट इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चलो इसको हम डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन 5. क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि अगर हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं तो क्या होता है. ये ग्लास रॉड है, मान लो ये सिल्क का कपड़ा है, सिल्क ग्लास. ग्लास के पास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, न्यूट्रल था ये. सिल्क के पास मान लो 15 इलेक्ट्रॉन थे और 20 प्रोटॉन थे. जब हमने इसको रब किया तो सिल्क से ग्लास में क्या हुआ, ग्लास में कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ. ठीक. आफ्टर रबिंग ये ग्लास रॉड रहा, ये सिल्क रहा, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए. अब इसके पास बस 5 इलेक्ट्रॉन बचा और इसके पास लेकिन 10 प्रोटॉन अभी भी है. आपको पता है प्रोटॉन जो मूव नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है. लेकिन अब ये 5 + 15, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स. सॉरी ये 15 ही रहेगा, इसको भी 15 होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है. लेकिन इसके पास प्रोटॉन अभी भी कितने रहे, 15 प्रोटॉन रहे. मतलब ग्लास रॉड मेरा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज. सिल्क रॉड क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ. कहां से कहां ट्रांसफर हुआ बेटा, ग्लास से सिल्क में. क्यों हुआ, रबिंग से, फ्रिक्शन से. स्टिल टोटल चार्ज तो कंजर्व हो ना भाई. यहाँ पे कितना था, 15 + 15 0. यहाँ पे कितना था, 10 + 10 0. अभी यहाँ पे कितना है, 5 + 20 25 नेगेटिव, 10 + 15 25 पॉजिटिव. स्टिल सम टोटल ऑफ चार्ज क्या रहा, 0 ही रहा. इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हुआ. आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. अब इस टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6 जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे है, फिर भी मैं बना रहा हूँ इसको आप लोगों के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए. 4 पॉइंट चार्जेस दिया आपको. क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखते हैं, 4 पॉइंट चार्जेस आपको दिया है, 2 -5 2 -5 कॉर्नर्स पे रखे हैं और 1 माइक्रोकूलम्ब उसके सेंटर पे रखा है. तो उस पे लगने वाला फोर्स पूछ रहा है. ठीक है. चलिए बनाते हैं इसको अब हम.
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेरे पास, एक स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, और इसके सेंटर पे यहाँ पे +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम। इस पे फोर्स पूछ रहा है मेरे से, कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलो इस प्लस और इस -5 की वजह से इसके और एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा F1। अगेन इस प्लस और इस दूसरे साइड के -5 की वजह से इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा F2। यस और नो? सिमिलरली ये प्लस और इस +2 की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा F3। इस प्लस और इस प्लस की वजह से भी एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा F4। तो हमारा 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पे एक F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, F2 लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, F3 लग रहा है इस डायरेक्शन में, F4 लग रहा है इस डायरेक्शन में। यस और नो? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस D है, ये वाला डिस्टेंस भी D ही है, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए? ये भी -5 है, ये भी -5 है, ये 1 है, मतलब चार्ज की वैल्यू और डिस्टेंस भी दोनों के बीच में इक्वल है, क्योंकि जो 1 माइक्रोकूलम है वो सेंटर पे रखा गया है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ F3 is equal to magnitude of F4, again due to similarity। आ रही बात समझ में? तो भैया F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, F3 एंड F4 भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट है। तो मैं क्या लिखूंगा? सिंस F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट, similarly F3 and F4 are equal and opposite, so net force equal to vector F1 plus vector F2 plus vector F3 plus vector F4, but vector F2 is equal and opposite, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा -F1। Similarly F3 is equal and opposite to F3, इसलिए मैं इसको ऐसा लिखूंगा -F3, so it becomes what? तो बिना सॉल्व किए मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया? मैंने 0 ले आया। समझो इस क्वेश्चन को, फिर से मैं बनाता हूँ क्वेश्चन को। मेरे को एक चार्ज दिया 1 माइक्रोकूलम का, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, और यहाँ पे एक -5 माइक्रोकूलम का उसी के इक्वल लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई तुम दिमाग लगाओ, अगर इस 1 को ये अपनी तरफ खींच रहा है F1 फोर्स से, और इसी 1 को ये वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है F2 फोर्स से, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, इसलिए F1 और F2 क्या हो गए? इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, इक्वल एंड अपोजिट। सेम यही एग्जांपल मैं F3 F4 के लिए लूं। अगर ये 1 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर एक यहाँ पर जो है मुझे 2 माइक्रोकूलम दिया है, यहाँ पर भी मेरे को एक 2 माइक्रोकूलम दिया है। ये 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को अपने से दूर भगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से F3,
सिमिलरली ये 2 माइक्रोकूलम भी इसको अपने से दूर भगा रहा है F4। अगेन इनके बीच का डिस्टेंस d है, इसके बीच का डिस्टेंस भी d है। फिर से वेक्टर F3 जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है वेक्टर F4 के। तो मेरे को F नेट जब पूछा, F टोटल जो पूछ रहा है वो क्या होगा, वेक्टर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। लेकिन F3 से F4 कट गया क्योंकि F3 माइनस F4 के बराबर है, F1 से F2 कट गया क्योंकि F1 माइनस F2 के बराबर है। तो नेट फोर्स कितना आ गया बेटा मेरे पास, 0। आ रही बात समझ में? तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे हम लोग। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब पूछ रहा है मेरे से। It is totally conceptual question. Again, this question is very good question. इसको पहले रीड करते हैं हम लोग। An electrostatic field line is a continuous curve. That is, a field line cannot have sudden breaks. टूट नहीं सकती, कंटिन्यूअस होती है। मैं याद करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब मैंने प्रॉपर्टी दिखाई थी तो कंटिन्यूअस बोला था। दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। चलो दोनों पॉइंट को फिर से डिस्कस करेंगे। पहला ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, फिर अचानक से गायब होकर फिर अचानक से नहीं जाएगी। यहाँ ब्रेक नहीं है, सडन ब्रेक क्यों पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, क्रॉस ईच अदर क्यों नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सडन ब्रेक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0। नॉट पॉसिबल। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही। सडन ब्रेक मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 which does means not possible। इसलिए there can be no break and electric field lines are continuous। क्वेश्चन 7 बना लेते हैं हम लोग। सडन ब्रेक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर सडन ब्रेक है इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हाँ, तुम हाईवे से जा रही हो, अचानक से रोड गायब हो गई और फिर थोड़ी देर बाद रोड आ गई, तो क्या मतलब रोड ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम जाओगे कैसे अगर रोड नहीं है तो? वैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और बीच में गायब हो गया, मतलब कि वहां पे फील्ड लाइन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं। क्रॉस ईच अदर मैं बता चुका हूँ, इट मीन्स टू डायरेक्शंस ड्यू टू टू टेंजेंट्स। अगेन नॉट पॉसिबल क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। सिंस E has only one direction। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है मेरे से कि सडन ब्रेक हो सकता है, नहीं, नो, क्रॉस कर सकते हैं, नो। ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद फिर से सारे क्वेश्चन को वो करेंगे, हम रिवाइज करेंगे। पूछ रहा है 2 point charges are located 20 centimeter apart. What is the electric field line at the midpoint of the line joining this? अगर एक नेगेटिव चार्ज को रखा गया है तो उस पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये पूछ रहा है। दो क्वेश्चन है, ठीक है। 2 point चार्जेस हैं। सबसे पहले पूछ रहा है अगर उसके बीचों बीच में मेरे को निकालना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा मेरे को पूछ रहा है वो कि उस पर लगने वाला फोर्स कितना है। व्हाट इज द फोर्स। चलिए
देखते हैं क्वेश्चन को फिर से हम। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। समझो बात को, डाइपोल दे दिया मुझे 3 माइक्रोकूलम है, -3 माइक्रोकूलम है, बीच में उनके 20 सेंटीमीटर के बीच में, मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 10 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पे मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही। भाई मैं बता चुका हूँ, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्या लिखा मैंने, E1। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 Q अपॉन d²। होगी कि नहीं होगी? वैसे ही नेगेटिव की वजह से क्या होता है, नेगेटिव अपनी तरफ खींचता है, माइनस है तो E2 अपनी तरफ खींच रहा है, क्या होती है E2 होगी, ये Q1 था 1/4πε0 Q2/d का। ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आएगा, मैं इसको यहाँ यूज नहीं करूंगा। तो मेरा ई टोटल कितना हो जाएगा, ई टोटल हो जाएगा, ई टोटल कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब आप समझदार हो, ये भी 3 है, ये भी 3 है, माइनस साइन डायरेक्शन बताने के काम आ रहा था, ये भी 10 है, ये भी 10 है, मतलब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए मैं ई टोटल क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ E1। इसी को आगे लिखता हूँ, ई टोटल इज इक्वल टू 2 इंटू, हाँ E1 की वैल्यू क्या बताया था, 1/4πε0 इंटू 3 माइक्रोकूलम, 3 की पावर 10 की पावर -6, 10 सेंटीमीटर, हेलो सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलिए। 0 से 0 गया, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर इसलिए ऊपर जाएगा। सॉल्व करते हैं फर्दर, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू ये 10 ऊपर गया तो स्क्वायर। हाँ भाई, 2 9 जा 18, 3 जा कितना होता है 54 इंटू 9 प्लस 2 11 -6 5, 54 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम पढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पे आ गया 2 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल की वजह से 5.4 इंटू 10 की पावर 6। इसका पार्ट बी मुझे सॉल्व करना है, अगर इसका पार्ट बी बोल रहा था, पार्ट बी बोल रहा है मुझे कि इसी पॉइंट पे अब मैं -1.5 इंटू 10 की पावर -9 का एक टेस्ट चार्ज रख दिया, 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के बीचों बीच पे। इस पे लगने वाला फोर्स बताना है। इस पे लगने वाला फोर्स अगर बताना है तो मेरे को पता है फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया चार्ज मेरे को दे दिया -1.5 इंटू 10 की पावर -9। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी आई थी वहां पे, 5.4 इंटू 10 की पावर 6। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है ताकि मैं इजीली कैलकुलेट कर सकूँ। देख, -1.5 को मैं ऐसा -3 इंटू 2, 5.4 इंटू 10 की पावर -3। अब ये 2 से गया तो ये कितना आएगा, 2.7। अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं, तो मेरे पास आएगा -8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये माइनस साइन बता रहा है कि एक ऐसा फोर्स है अट्रैक्टिव। तो 8.1 इंटू 10 की पावर -3 मेरे को क्या बता रहा है, उसका मैग्नीट्यूड। तो आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करेंगे। फिर से मैं फटाफट रिवाइज करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम था, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम है, उनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, उनके बीच लगने वाला फोर्स बताओ। मैंने सीधा कूलम्स का लॉ लगाया, फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। बेटा ये वैल्यू होती है, इसको याद रखने का, Q1 के बदले इसको रखा, Q2 के बदले इसको रखा, और डिस्टेंस में मैंने बोला 30 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 30/100 दैट इज 3/10 मीटर, ऐसा यूनिट में जब चलेगा। तो उसको सॉल्व करने में मेरा इतना आंसर आया 6 × 10⁻³ मीटर। क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। यहाँ पे मेरे को अब फोर्स दे दिया है, मेरे को चार्ज दे दिया नंबर 1, मेरे को चार्ज दे दिया नंबर 2, अब मुझसे डिस्टेंस पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, मतलब F दे दिया, ये तो पहले से पता है, Q1 Q2 दे दिया d², तो मैं d² को इधर लेके F को नीचे ले आया, 1/4πε0 Q1 × Q2/F। दूसरी चीज मैंने बोली है माइनस सिर्फ डायरेक्शन, मतलब फोर्स कैसा है वो बताता है, प्लस एक फायदा से मतलब कि वो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस नहीं ले रहा उसको सॉल्व करने के लिए, नहीं तो क्या होगा मेरा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं ले रहा, यहाँ पे प्लस ले रहा। तो इसको फर्दर सॉल्व करना आपके लिए इजी है, आप कर सकते हो सॉल्व। ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करना, तो इसलिए मैंने 9 को 3 × 3 लिया, 4 × 4 एंड सो ऑन। 10⁻⁻4 है तो -2 होगा, याद रखना पावर जो है आधी होती है सीधा। पार्ट भी पूछ रहा था Q1 से Q2 पे लगने वाला फोर्स F1 अगर 0.2 न्यूटन है, तो Q2 पे Q1 से लगने वाला फोर्स मतलब F2 कितना होगा, वो उसके इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट, कैसा इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 जो है मुझे वैल्यू पूछ रहा है K × Q² × G × M², कैसी क्वांटिटी है। तो मैंने बोला फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम पढ़े 11th क्लास में, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसमें से इसको डिवाइड किया तो r² से r² कट गया, K/Q²/G/M²। यहाँ पे फोर्स बाय फोर्स इज व्हाट क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसी का पार्ट भी पूछ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो जब मैं Q1 Q2 की वैल्यू रखूं, M1 M2 की वैल्यू रखूं, तो इसकी वैल्यू लगभग 10⁻39 आ रहा है। Such a huge number, मतलब electrostatic force is much stronger than gravitational force, इससे ये प्रूफ होता है। नेक्स्ट बोला एक ग्लास रॉड है, उसको रब कर रहे हैं सिल्क के क्लॉथ से, तो उसमें चार्ज का कंजर्वेशन कैसे हो रहा है, चार्ज कंजर्वेशन कैसे हो रहा है प्रूफ करो। तो मैंने बोला इनिशियली इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, न्यूट्रल था, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन था, ये भी न्यूट्रल था। अब जब मैंने इसमें से इसको रब किया तो ग्लास में से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले गए, भाई 10 में से कुछ चले गए तो 5 बचे, और कितने प्रोटॉन बचे 10, लेकिन इधर से जो गए वो सिल्क में गए, इसलिए 15 और +5 कितना हो गया 20, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 15 है। लेकिन सम टोटल अगर सिस्टम का देखें तो 5 + 20 25 ही है, 10 + 15 25 है। इनिशियली कितना था 10 + 15 25 ही था, और 10 + 15 25 ही था, तो इनिशियली भी मिला के 0 ही हो रहा था, और बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बावजूद भी 0 ही हो रहा है, इस तरह से चार्ज कंजर्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर सिमेट्री से बनाएंगे, मेरे को 2 नेगेटिव चार्ज दिए हैं जो अपोजिट साइड में स्क्वायर के रखे हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज दिए जो अपोजिट साइड में स्क्वायर के रखे हैं, सेंटर पे मेरे को एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, उस पर फोर्स पूछ रहा है। तो भाई मैंने बोला नंबर 1 पे पहले ये इधर धके अट्रैक्ट कर रहा है F1 अपनी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। उसी तरह इस +1 को ये वाला +2 अपने से दूर भगा रहा है, उसी तरह इस +1 को ये अपने से दूर भगा रहा है। F3 F4 भी रिपेल कर रहा है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट है। क्यों इक्वल एंड अपोजिट है? सिमिलैरिटी की वजह से। कैसी सिमिलैरिटी सर? ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम है, इसलिए फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये -5 है, ये भी -5 है, फिर से दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, इसलिए F1 में F2 को काट दिया, F3 में F4 को काट दिया, तो नेट फोर्स मेरे पास कितना आ गया बेटा? नेट फोर्स मेरे पास कितना आ गया? 0। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सडन ब्रेक हो सकता है? मैं लिखूंगा नो,
ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर सडन ब्रेक है उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो नहीं सकती है, इसलिए देयर कैन बी नो सडन ब्रेक। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है? फिर से मेरा आंसर है नो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये एक टेंजेंट डायरेक्शन बता रहा है, ये दूसरा डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है, इसलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी क्रॉस भी नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक डाइपोल के जैसा है। यहाँ पे एक 3 माइक्रोकूलम दिया है, एक -3 माइक्रोकूलम दिया है, उसके बीचों बीच पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो +3 माइक्रोकूलम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर भेज रहा है बेटा, जो -3 माइक्रोकूलम है वो अपने तरफ भेज रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं E1 और E2 पैरेलल है, इसलिए इन दोनों को मैं ऐड कर दिया तो मेरे को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ E1। वैल्यू अब पुट करते हैं, 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है Q अपॉन R स्क्वायर 1/4πε0। वैल्यू वगैरह पुट करने में मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आई। उसी का पार्ट बी उसने पूछा था मेरे से, क्या फोर्स पूछा था। फोर्स मेरे को पता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज दिया है पार्ट बी -1.5 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व निकाला अभी इसी के पार्ट ए में, और उससे इसको सॉल्व करने में मेरे को आंसर मिलता है। तो इतने क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था एक्चुअल में मेरा, मैंने क्वेश्चन बीच में स्किप कर दिया था जो यूजलेस क्वेश्चन था।